Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of class 10 of civics, that is power sharing. So students, पहले मैं आपको ये बता दूं कि whenever we go through the chapters of civics, तो आप हमेशा उनके पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना, क्योंकि सिविक्स के एक चैप्टर को करना सफिशिएंट नहीं होता। उनको बहुत सारी चीज़ें मतलब आगे फर्दर आप चैप्टर्स करोगे उसमें बहुत ज़्यादा रिलेट होती है वो चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी आपके आगे काम आती हैं। जैसे आप अपना थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी भी करोगे, डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो उसमें बहुत काम आएगा। सो हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक द दो केस स्टडी हम इसके अंदर एग्जामिन करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने लिखा है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम श्रीलंका, हमने यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को स्टडी करना है। अब एथनिक क्या होता है, व्हाट इज एथनिक? एथनिक होता है एक्चुअली कि किसी भी बेस पे जब आप ये देखते हो कि चाहे वो रिलीजन है, कास्ट है, चाहे रेस है, वो हर एक जगह पर जो एक पर्टिकुलर धर्म के लोग होते हैं या रिलीजन के लोग होते हैं, अब वैसे तो सभी की देखो इक्वल मान्यता है, सभी की इंपॉर्टेंस है, सबका धर्म बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स का क्या होता है कि हम लोग अपने जो हमारे धर्म क्या या हमारी बोली बोलने वाले लोग होते हैं उनके साथ हम थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये एथनिक कंपोजिशन रिलीजन के बेस पे भी हो सकती है, जाति के बेस पे भी, रेस के आधार पे भी, किसी भी बेस पे हो सकती है। तो अब यही हमने सारे एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में लैंग्वेज के बेस की एथनिक कंपोजिशन हम बेल्जियम में पढ़ेंगे, और उसके बाद श्रीलंका में श्रीलंका के अंदर हम लैंग्वेज बेस पे भी पढ़ेंगे और उसके अलावा रिलीजन बेस पे भी पढ़ेंगे कि वहाँ की एथनिक कंपोजिशन क्या थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एथनिक, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टेक द बेल्जियम, एग्जांपल ऑफ बेल्जियम। हमने यहाँ पे बेल्जियम के बारे में पढ़ना है। दिस साइड बेल्जियम का सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, दिस साइड श्रीलंका का। ओके, सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था 9th क्लास में, फ्रांस की जस्ट ऊपर आप बेल्जियम है, ठीक है। और बेल्जियम का जो बिल्कुल इक्वल छोटा सा है, तो बिल्कुल हरियाणा के इक्वल है ये, और जो इसकी पॉपुलेशन है हरियाणा से आधी है, तो कोई बहुत बड़ा लंबी चौड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी जगह है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इसकी हरियाणा से बिल्कुल आधी है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे पूरे बेल्जियम में क्या था एक्चुअली, एथनिक कंपोजिशन लैंग्वेज के बारे में क्या थी बेल्जियम की। बेल्जियम 2 रीजन्स में बटा हुआ था। फर्स्ट रीजन तो जो बेल्जियम का उसको बोलते थे फ्लैमिश रीजन, ओके, फ्लैमिश रीजन, और जो सेकंड था वो था वोलानिया रीजन, ठीक है। तो 2 रीजन में डिवाइड था बेल्जियम। अब वहाँ पे हमने करना है कि वहाँ पे किस किस टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। जो फर्स्ट पार्ट था फ्लैमिश रीजन, वहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती थी, और डचेस कितने परसेंट लोग वहाँ पे डच लैंग्वेज बोलते थे? 59% लोग तो डच लैंग्वेज बोलते थे। और जो नेक्स्ट उसका नीचे का हिस्सा था, दैट वाज द सेकंड पार्ट, सेकंड रीजन, दैट वाज द वोलानिया रीजन, और वोलानिया रीजन में 40% लोग को क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो ये कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हो गए वहाँ पे बेल्जियम में? 2 टाइप्स की लैंग्वेज, डच लैंग्वेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज। Dutchies were 59% people were spoken speaks Dutch language, and 40% people speak French language there. ये आ गया 49 और 50 हो गया 99%। अब बाकी का 1% कहाँ गया? बाकी के जो 1% लोग थे वो जर्मन स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। वो 1% लोग कौन थे? जर्मन स्पीकिंग लोग। अब जर्मन भी एक रशियन कंट्री की तरह आज हम देख रहे हैं। जब आप अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि जर्मन भी किस तरह से अलग अलग, उसके चाहे जो स्टेट्स थी कैसे अलग अलग बिखरी पड़ी थी, और उसको कैसे एक नेशनल स्टेट बनाने में कितनी प्रॉब्लम आई थी। इटली के बारे में पढ़ेंगे आप उस चैप्टर में, इटली की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, जर्मनी की यूनिफिकेशन, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो जर्मनी के जो लोग थे वो तो कई सारे एरियाज में वहाँ की पॉपुलेशन स्प्रेड हुई भी थी, तो उसी में से 1% जर्मनी स्पीकिंग लोग यहाँ पर भी थे। तो टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गई बेल्जियम में? 3 टाइप्स के। फर्स्ट हो गया आपका 59% डच बोलने वाले, 40% हो गए फ्रेंच लैंग्वेज वाले, और 1% हो गए जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले। तो हो गई ये डाइवर्सिटी, मतलब कि बेल्जियम के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस हो गई। अब जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है ना, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर अराउज होती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी, अब हम यहाँ जाके देखेंगे। देखिए डचेस, फ्रेंच और जर्मन, ये तो वहाँ की लैटिन लैंग्वेज की वो थी। अब आप देखो कि कैपिटल, अब हम वहाँ की कैपिटल के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल कौन सी थी? ब्रुसेल्स, ठीक है। अब बिल्कुल उल्टा था, यहाँ पे जो मेजोरिटी थी कैपिटल में वो मिनोरिटी में थे, और जो यहाँ पे माइनॉरिटी में थे कैपिटल में वो मेजोरिटी में थे। जैसे यहाँ पे देखो बेल्जियम में 59% मेजोरिटी किसकी थी? डच बोलने वालों की, और वही कैपिटल में इनकी माइनॉरिटी थी 20%, और वहीं पे यहाँ पे 40% कौन थे? फ्रेंच बोलने वाले, यानी कि माइनॉरिटी थी
बेल्जियम के अंदर, लेकिन कैपिटल के अंदर जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे ये मेजोरिटी में थे, 80% थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका उल्टा था। तो डचिश स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन कंट्री, डचिश की कंट्री के अंदर तो मेजोरिटी थी लेकिन माइनॉरिटी इन कैपिटल, कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में थे, कैपिटल के अंदर से 20% थे और कंट्री के अंदर कितने थे, 59% थे। कंट्री में ज़्यादा थे और कैपिटल में कम थे। तो बिल्कुल वाइस वर्सा फ्रांस में भी यही था कि फ्रांस यहाँ पे कैपिटल के अंदर कंट्री के अंदर कितने थे, 40% थे, माइनॉरिटी में थे, और वहीं इसके अंदर कितने थे, कैपिटल के अंदर कितने थे, मेजोरिटी में थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका उल्टा था। तो ये वहाँ की टोटल वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन हमने लैंग्वेज की पढ़ी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू द श्रीलंकन पार्ट। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या थी? श्रीलंका में भी जैसे हमने वहाँ पे बेल्जियम में पढ़ा था कि वहाँ पे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले थे, वैसे ही श्रीलंका में भी लैंग्वेज अलग अलग टाइप की लैंग्वेज के लोग थे और अलग अलग टाइप के उनके रिलीजन भी थे। ठीक है, देखो श्रीलंका का क्या था, आपको इसको देखोगे ना तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि श्रीलंका में क्या था कि सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। सिंहाला बोलने वाले थे 74%। ये 74% लोग थे। ये जो मैंने प्लेन एरिया छोड़ा हुआ है ना, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया, ये सारा 74% मेजोरिटी पीपल है। मेजोरिटी जो 74% लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे। क्लियर है? उसके बाद देखो तमिल स्पीकर, अब वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग कितने थे, 18% थे जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। अब आप इसको ध्यान से समझो, वहाँ पे तो सिंपल सा था कि इतने परसेंट थे। श्रीलंका में एक्चुअली थोड़े और भी उनकी जो एथनिक कंपोजिशन थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। कैसे? सिर्फ इतना ही नहीं था कि 74% सिंहाला बोलने वाले और 18% तमिल बोलने वाले। आगे तमिल बोलने वाले भी टू टाइप्स के थे। कैसे? तमिल बोलने वालों में 13% तो श्रीलंकन तमिल थे जो श्रीलंका से आए थे, श्रीलंका के अंदर। तो देखो ये जो मैंने आपको बता रखा है ना, ये सारा का सारा श्रीलंका का है। अब ये जो एरिया है सारा का सारा, ये श्रीलंकन तमिल का है। आपको दिख रहा है ये सारा का सारा एरिया श्रीलंकन तमिल। जो श्रीलंका के लोग थे, शुरू से श्रीलंका में पैदा हुए थे, वो लोग कितने थे, 13% ये लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे। उसके अलावा ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये इंडियन तमिल, ये थोड़ा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है इंडियन तमिल का। ये लोग कितने बोलते थे, 5%। ये 5% है तमिल बोलने वाले, यानी कि जो इंडिया से श्रीलंका में आके बसे थे। तो इंडिया से श्रीलंका में आके क्यों बसे थे? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था ना, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना था, जब वो श्रीलंका के अंदर उन्हें क्या करना था, रबड़ की खेती के लिए काम करवाना था। तो उन्होंने रबड़ के प्लांट के लिए इंडियंस थे, क्योंकि अभी देखो बिल्कुल हमारे साउदर्न एरिया में आता है ये सारा का सारा एरिया। श्रीलंका कहाँ पे आता है, साउदर्न एरिया में है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से, खास करके तमिलनाडु से वो लोग जो ये वर्कर्स थे और जो लेबर क्लास थी, उनको उठा के वहाँ श्रीलंका लेके जाते थे। और वो लोग कितने थे, 5%। तो यानी कि उन लोगों के पूर्वज वहाँ के नहीं थे, वो लोग वहाँ पे जाके काम करते थे और फिर बाद में वो श्रीलंका भी बस गए। ठीक है, तो यानी कि थोड़ी सी कंपोजिशन इसकी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो तमिल बोलने वाले थे वो 13%, तो मैंने आपको ये बताया कि रहते ही शुरू से श्रीलंका में थे और लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे। और 5% कौन से थे, इंडिया से जाके तमिल वहाँ पे बस गए थे, जो खास करके तमिलनाडु का जो एरिया था, इंडिया से जाके जो श्रीलंका में बस गए थे वो 5% थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 13 + 5 18%। ओके, 74% हो गए सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले और 18% हो गए तमिल बोलने वाले। और आगे ये तमिल भी दो भाग में डिवाइड थे। तमिल कौन कौन से थे, 13% तमिल जो खुद शुरू से श्रीलंका में पैदा हुए थे, और 5% तमिल बोलने वाले वो इंडियन जो इंडिया से आके श्रीलंका में बस गए थे। क्लियर? अब देखिए, मोस्ट ऑफ द सिंगला पीपल्स आर बुद्धिस्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ थोड़ा सा इसको देखो कि तमिल स्पीकिंग जो सिंगला 74%, ये जो सारा प्लेन एरिया है, ये जो 74% लोग बोलने वाले थे सिंहाला लैंग्वेज, ये लोग कौन सी रिलीजन, अब हम रिलीजन की कंपोजिशन पढ़ेंगे कि रिलीजन कैसा था। ये लोग तो थे बुद्धिस्ट को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट थे। लेकिन उसके अलावा जो तमिल बोलने वाले लोग थे, तमिल स्पीकिंग पीपल आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। जो तमिल बोलने वाले थे, यानी कि जो 18% लोग थे, ये हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक है, ये दोनों तरह के लोग थे। अब देखो हो गए यहाँ पे 3 तरह के रिलीजन के लोग, क्रिश्चियंस, ठीक है, ये जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हो गए, पहले तो बुद्ध धर्म को मानने वाले, दूसरा हिंदू हो गए, तीसरे मुसलमान भी हो गए। और अभी इतना ही नहीं था, फोर्थ कौन थे, 7% बचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 74 + 18 करोगे, उसके बाद भी 7% रह गया।
7% जो लोग बचे थे, आप पूछोगे बाकी का 7% का क्या, जैसे यहाँ पे 1% बचा था, ठीक है। ये जो 7% लोग बचे ये थे पॉपुलेशन ऑफ द मिक्स, ये मिक्स पॉपुलेशन के थे, मतलब सिंहला भी थे, सिंघाड़ा भी थे और तमिल भी थे, ये दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और ये लोग किस धर्म को मानते थे, क्रिश्चियन धर्म, ये क्रिश्चियनिटी को मानते थे, ठीक है। तो अब देखो स्पीक तमिल एंड सिंगला, और ये जो क्रिश्चियंस लोग थे ये दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिंहाला भी बोलते थे, ठीक है। तो देखो कितना जटिल, और ये इसमें आप ये देखो कि थोड़ा सा जो ये श्रीलंका के तमिल बोलने वाले थे ये थोड़े वेस्टर्न पार्ट में भी थे, ठीक है। तो अब आप देखो कि कितना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के बेस पे भी और रीजन के बेस पे कितना कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन था वहाँ पे श्रीलंका में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक बार वैसे मैं बता देती हूँ आपको। बेल्जियम की बात की हमने, बेल्जियम में डचेस 59%, 40% कौन थे, फ्रेंच बोलने वाले। लेकिन अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं ब्रुसेल्स की, जस्ट अपोजिट, जहाँ मेजोरिटी वहाँ है तो यहाँ माइनॉरिटी, यहाँ माइनॉरिटी है तो वहाँ मेजोरिटी में, ठीक है। तो 3 तरह के लोग यहाँ पे हो गए लैंग्वेज बोलने वाले, डच, फ्रेंच और 1% जर्मन, ये तो हो गया बेल्जियम का। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के अंदर 74% सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले, 18% तमिल बोलने वाले, और वो 18% भी 2 भाग में डिवाइड, वो 18% में से भी 13% तो थे जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे श्रीलंका के, और 5% वो जो इंडिया से आके बसे हुए थे। 2 तरह के तमिल लोग थे जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, टोटल हो गए 18%। उसके अलावा बचे 7%, जो 7% लोग थे वो कौन से थे, जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते थे, सिंहाला भी और तमिल भी, ठीक है। तो रिलीजियस जो रिलीजन का अगर रिलीजियस कंपोजिशन देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। कौन कौन से हो गए रिलीजन, रिलीजन की अगर बात करते हैं, रिलीजन के अंदर तो बुद्धिस्ट लोग थे जो ये 74% थे, सिंघाला बोलने वाले वो बुद्धिस्ट हो गए, और बाकी के जो 18% थे वो हिंदू मुसलमान दोनों थे, दोनों धर्मों को मानने वाले थे। बाकी के बचे 7% वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे। तो यहाँ पे अब हमने पढ़ी पूरी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन थी बेल्जियम और श्रीलंका की। तो आपको समझ में आ गई है बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे, क्या ये एथनिक कंपोजिशन एथनिक ही रह गई, क्या बेल्जियम या श्रीलंका के अंदर क्या सुधार हुए, लोगों ने ये जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाला जो सिस्टम था, कहीं माइनॉरिटी है कहीं मेजोरिटी है, इसको पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया। अगर इसको पॉजिटिवली लेंगे तो वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, वो मतलब उस तरह का वहाँ झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव लेंगे तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो जाता है, 2 हिस्सों में बट जाता है। तो क्या समझदारी दिखाई, बेल्जियम में बाद में स्थिति कितनी सुधरी और श्रीलंका में स्थिति कितनी सुधरी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, ओके।